नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी पस चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी में कोई भी ढिलाई यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हर जो समाचार है उससे यहाँ पे वाकिफ़ हैं। क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में बस आप बहुत सारी सीटें देखेंगे अपने लिए, तो यहाँ पे पढ़ने में कोताही मत करना और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से लग करके यहाँ पे करना है, क्योंकि एक सीट आपके नाम यहाँ पे होने वाली है, चाहे यहाँ पे कोई भी वैकेंसी हो उसमें से। राजपूत आन की कथा है इसमें से कौन सी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रंग में भंग। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चिरगांव किस स्थान मतलब किस कवि का स्थान हो जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का ये जन्म स्थान हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि किसान के रचनाकार हैं, मतलब रचनाकार हैं कौन हैं? तो यहाँ पे किसान के रचनाकार हो जाएंगे कौन? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। आगे है रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? रंग में भंग काफ़ी प्रसिद्धि है ये, तो ये यहाँ पे सी आंसर आपका होता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, जो उनकी नहीं है वो आंसर करना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाता है। रेणुका है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाती है, और ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। पंचवटी, यशोधरा और साकेत इनकी रचनाएं हो जाएंगी। आगे हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो यहाँ पे जो उनकी रचना नहीं है वो आंसर करना है। तो प्रेम पथिक जो है ये इनकी रचना नहीं है। काफ़ी आसान प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल ही। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है, शेष रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हो जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधित नहीं है? तो जो उनकी नहीं है वो यहाँ पे आप लोगों को आंसर करना है। तो यहाँ पे जो शामिल नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, ये इसमें शामिल नहीं है। सैरंध्री जो एक इनका जो है इनकी रचना है, ये वो जो है महाभारत पर आधारित नहीं है। आगे यहाँ पे है कि रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करना है, तो जो उनका रचना काल है उसको सुव्यवस्थित करना है। यहाँ पे हो जाएगा क्या कि यहाँ पे साकेत हो जाता है, उसके बाद यशोधरा, द्वापर और यहाँ पे जय भारत। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है यहाँ पे कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो यहाँ पे कृतियाँ हैं उनका प्रकाशन कब हुआ? तो साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में और द्वापर 1936 में, जय भारत यहाँ पे 1952 में। और साकेत में 12 सर्ग हैं, और यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित ये खंड काव्य हो जाएगा। उसके बाद द्वापर भी खंड काव्य है, जय भारत भी 47 खंडों में बद्ध है। आगे है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जय भारत बद्ध क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, या फिर में से कोई नहीं? यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सी, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ जो बद्ध है इसका प्रकाशन 1910 में हुआ, और ये मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में है। भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक है, तो इनकी जो रचना सर्वाधिक प्रसिद्ध भारत भारती हो जाती है। उसके बाद ये जयद्रथ वध भी उसी के अंतर्गत आती है। इसमें हर गीतिका छंददार, मतलब ये हर गीतिका छंद में रचित है यह खंड काव्य। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है और उसको सही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है कि जो भारत भारती है, उसके बाद साकेत है, उसके बाद यशोधरा है, उसके बाद जय भारत है। तो इसका सन भी ऐसे ही याद कर लेना है कि कौन सा यहाँ पे कौन सी कृति आएगी। तो भारत भारती का 1912 में, साकेत 1931 में और यशोधरा 1932 में, जय भारत यहाँ पे 1952 में। तो सबसे पहले जय भारत भारती का प्रकाशन यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो जो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है ये यहाँ पे नवम सर्ग आपका हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि साकेत में 12 सर्ग हैं। साकेत संपूर्ण कथा केंद्र बिंदु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है।
आगे यहाँ पे है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। तो जो जुड़ा हुआ है ये यहाँ पे हो जाता है कि ये लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि मैथिली शरणगुप्त सर्वश्रेष्ठ जो है काव्य, मतलब कि जो सर्वश्रेष्ठ काव्य है वो साकेत यहाँ पे माना जाता है। और ये अयोध्या के राजभवन में होने वाली लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विनोद से होता है और यह विशद प्रबंध काव्य है। ये यहाँ पे प्रश्न आपका हो सकता है कि किस प्रकार का प्रबंध काव्य, तो विशद प्रबंध काव्य यहाँ पे हो जाएगा। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बना करके राम कथा कही गई है। और साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। तो प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली, जो कि इनके गुरु भी हैं। 1908 में जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से ये जो है यहाँ पे छपा प्रकाशित हुआ 1908 में। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। क्या था, उर्मिला को महत्व देना यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे है मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो कौन सी पुस्तक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, कि यहाँ पे साकेत में देखने को मिलता है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि श्रीधर पाठक, हरिऔध या फिर मैथिली शरणगुप्त में से कोई नहीं। तो प्रतिनिधि कवि के रूप में यहाँ पे मैथिली शरणगुप्त को जाना जाता है। श्रीधर पाठक भी हैं, हरिऔध जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं द्विवेदी युग के। लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि काव्य के रूप में, कवि के रूप में मैथिली शरणगुप्त को ही जाना जाता है। काफ़ी लंबी व्याख्या यहाँ पे हो जाएगी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किस कवि की पंक्ति है। तो साथियों यहाँ पे जो पंक्ति हो जाती है ये हो जाएगी किसकी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, मैथिली शरणगुप्त की पंक्ति यहाँ पे हो जाती है। उपरोक्त पंक्ति में द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवि मैथिली शरणगुप्त हैं। उनके काव्य ग्रंथ भारत भारती में उद्धृत, भारत भारती में प्रकाशन कब हुआ, तो यहाँ 1912 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कि इसका प्रकाशन 1912 में। साथियों अब छायावाद की शुरुआत यहाँ आप लोगों के लिए हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते हुए अपने प्रश्नों को देखिए कि कितने प्रश्न मेरे सही हो रहे हैं और कौन से प्रश्न कहाँ गलत हो रहे हैं। मतलब जो भी तैयारी मेरी छूट जा रही है, कहाँ से छूट रही है, इसी का अवलोकन और अपने ऊपर यहाँ पे विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि तैयारी तो आप लोग बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर देख लेते हैं तो और अच्छे से आप लोगों की पकड़ इसमें मजबूत हो जाएगी। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग यहाँ पे किया गया वो यहाँ पे मुकुटधर पांडे के माध्यम से यहाँ पे सही हो जाता है। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है। छायावाद की प्रसिद्धि करने में पंडित मुकुटधर पांडे को श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही है। मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुरकुरी के प्रति जो उसको प्रथम छायावादी कविता माना गया है। तो किसकी है, तो ये मुकुटधर पांडे की हो जाती है। 1916 में इनकी पहली कविता पूजा का फूल प्रकाशन हुआ। इसकी प्रमुख कृतियाँ शैलबाला 1917, लक्ष्मा 1917, उसके बाद परिश्रम भी 1917, हृदय दान 1919 और 1918 में इनका मामा जो है संग्रह हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रामविलास शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि मुकुटधर पांडे यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। उद्धृत का पंक्तियों में उनके रचनाकारों को सही से यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों के। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, उसके बाद जीवन विचार, तो कौन यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे मिलान आप लोगों को करना है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि विपुल मणि रत्नों का छविजाल पंत की पंक्ति हो जाएगी। जीवन का लेखन नव विचार प्रसाद की हो जाएगी। जबकि सुमन हृदय से सेज बिछाते, ये महादेवी वर्मा की हो जाएगी। सुनता बसंत में उपवन में कलिकुंजित पिंक में, ये निराला की पंक्ति हो जाएगी। सुमन हृदय से सेज बिछाते ये और महादेवी वर्मा की पंक्ति में कन्फ्यूजन है, निराला लगा देते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पे सुमन हृदय में सेज बिछाते, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति हो जाएगी। आगे है कि छायावाद को
स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के की प्रतिक्रिया किसने कहा था? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? छाया को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा? उपरोक्त त्रुटिपूर्ण होने के कारण यहाँ पे नगेंद्र ने कहा है। साथियों, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, तो ये यहाँ पे नगेंद्र ने कहा है। छायावादी स्थूल के प्रति विद्रोह, ये यहाँ पे नगेंद्र की पंक्ति हो जाएगी। यहाँ पे परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसने कहा है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका आंसर, राम कुमार वर्मा। बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे कुछ और प्रश्न है साथियों, हम आप लोगों से उम्मीद यही करेंगे कि आने वाली जो सन 2024 है उसमें आप लोग मेरा थोड़ा जो है सहयोग करेंगे, और जो भी वीडियो यहाँ से प्रसारित की जा रही है आप लोग उसको पूरा देखा करें, ताकि यहाँ पे जो भी आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है वो यहाँ पे जाया ना हो, और इसके माध्यम से मेरा भी थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा कि आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। स्किप बिल्कुल मत किया करिए आप लोग। डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावाद के संदर्भ में कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि हुई है। प्रमुख छायावादी कवयित्री और कवि यहाँ पे हो जाएंगे निराला हैं, पंत हैं, प्रसाद महादेव वर्मा, उदय शंकर भट्ट और राम कुमार वर्मा, यहाँ पे तारा पांडे, ये यहाँ पे सारे कवि जो हैं ये यहाँ पे कैसे हो जाएंगे? तो ये छायावाद की कवि यहाँ पे और कवयित्री हो जाएंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली कौन सी, किस साहित्य का प्रभाव है? तो यहाँ पे फ्रांसीसी शैली हो जाएगा। भी आंसर आपका सही होता है। यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। प्रतीकवाद का उदय फ्रांस से हुआ है। छायावाद की बड़ी सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर के छायावाद के संबंध में यह कथन किया गया है। ये यहाँ पे जो हो जाएगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। ए आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है थोड़ा ये लंबा है, अन्य तथ्य भी इसमें है तो थोड़ा इसको बता देते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को मानते हैं, और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्य के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में होना चाहिए। छायावाद के युग का प्रवर्तक किसे मतलब माना जाता है? तो यहाँ पे इनको जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो सब लोगों का युग प्रवर्तक यहाँ पे मान के चलना है कि छायावाद का युग प्रवर्तक अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे जयशंकर आप लोगों को आंसर करना है। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली 1916 के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं, जबकि छायावाद का काल 1918 से 1936 तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान झरना की प्रसाद की झरना को 1918 से युग की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले से हुआ और छायावाद की ही यहीं से शुरुआत मानी जाती है। अतः जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो साथियों, यहाँ पे जो छायावाद के प्रश्न आज आप लोगों की शुरुआत हो चुकी है, छायावाद को यहाँ पे पढ़ाना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग छायावाद को अच्छे से पढ़िए और उसमें जो आए हुए महत्वपूर्ण कथन है उसको भी बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए। तो साथियों, आने वाले दिनों में हो सकती है कि आपकी कोई एक जो है यहाँ पे वैकेंसी आ जाए और उसमें आपके जो ये प्रश्न पढ़ रहे हैं हो सकता है आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार आप लोग चलते रहिए, रुकने का नाम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि रुक जाएंगे तो जो प्रश्न याद है वो सब भूल जाता है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, और शेयर ज़रूर करिए आप लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए, और इससे मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है साथियों। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद साथियों।